हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। तो कोलिजन के पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, और फिर जाकर आती है बात कोलिजन की। तो आखिर ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है और कोलिजन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो एक तरीके से हम लोग का प्रिंसिपल है जो कि फॉलो होता है कभी भी जब कोई दो बॉडी टकराती हैं, क्लियर, या फिर जब हम लोग किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं जहां पर दो पार्टिकल्स या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और फिर बाद में किसी टाइम के बाद उन पर जो वेलोसिटी होती है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो उस केस में इनिशियली कितना मोमेंटम था और फाइनल कितना मोमेंटम था हम लोग का वो बराबर रहता है, क्लियर। और ये सब होता है हम लोग का जब जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस सब में और जानेंगे क्या है। तो ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हम लोग का जेई है ना, जेई मेंस, उसको टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। तो जो जेई का सिलेबस है हम लोग का, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हम लोग को पढ़नी है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। तो इन्हीं चीजों को हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा फिर हम लोग कोलिजन के बारे में, और जब कोलिजन को पढ़ेंगे तो उस पर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे। और जब आगे जाकर मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ हम लोग की दो कंडीशन नहीं होती कि इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन, इनके बीच की भी बहुत ढेर सारी कंडीशंस होती हैं। यानी कि ऐसा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता, बीच में भी हम लोग का कुछ होता है कोलिजन जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करके। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है इसको समझेंगे। और उसके बाद फिर एक बहुत स्पेशल केस आता है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। यानी कि एक बॉल है हम लोग की, उसको जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वो जमीन से टकराएगी, उसके बाद वो वापस उछलेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उछलेगी, फिर ऐसा करते करते एक टाइम आएगा कि वो जाके फाइनली रुक जाएगी। ऐसा ही तो होता है, जब भी आप किसी बॉल को ऊपर से गिराते हैं तो जमीन से टकराती है, फिर थोड़ा उछलती है, बट इस बार जो उछलती है वो उस हाइट से कम होती है जिस हाइट में पहले वो उछली थी, यानी कि जिस हाइट से वो आई थी। अब जब वो फिर नीचे आती है तो फिर टकराकर फिर वापस उछलती है और इस बार अपने पिछले वाली हाइट से कम होती है। तो इस तरीके से रिबाउंडिंग ऑफ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, आखिर ये आता कहां से, ये प्रिंसिपल आता कहां से। तो पिछले लेक्चर पे मैंने आप लोग को समझाया था कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम क्यों डिफाइन किया जाता है, साथ ही साथ ये मोमेंटम डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो मोमेंटम है अगर इसको अगर हम लोग देखें तो ये होता है P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अभी मैं दोबारा ये नहीं बताने वाला कि इसको क्यों निकाला गया है, ये कैसे चीज आई है, ये चीज नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूं कि जो मोमेंटम है वो डिफाइन किया गया है P इज इक्वल टू mv, जहां पर m जो होता है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v होता है वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम लोग के पास दो कार है, एक रियल कार और दूसरी टॉय कार, ये जो रियल कार है और टॉय कार है इनमें अंतर क्या है, इसका मास अगर m हम लोग ले लें कैपिटल M यानी कि बड़ा दिखा रहे हैं और इसका मास हम लोग स्मॉल m ले लें तो ये छोटा मास हो गया। और फिर ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है और ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। तो इस केस में अगर हम लोग ने ये कंसीडर किया कि जो v है वो ग्रेटर देन v है और जो m है वो ग्रेटर देन m है, तो जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकल कर आएगा वो ज्यादा ही निकल कर आएगा, यानी कि mv इज ग्रेटर देन mv, ये निकल कर आया ज्यादा। और हम लोग ये देखते हैं कि अभी अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा पलट दें और ये कर दें कि यहां जो बड़ी वाली कार है वो मूव कर रही है कम वेलोसिटी के साथ और जो छोटी वाली कार है वो मूव कर रही है ज्यादा वेलोसिटी के साथ, तो हो सकता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऐसे निकल कर आया है वो क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। तो ठीक है, बराबर है तो फिजिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिकली सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट छोटी बहुत होती है, क्लियर, बट उसकी स्पीड बहुत हाई होने की वजह से वो किसी भी चीज को चीर देती है, फाड़ देती है, क्लियर। यानी कि वो
कम है, कम मास की है बट वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि उनका जो mv है वो ज्यादा है, जो कि हमारा एक फोर्स अप्लाई करता है किसी दूसरी बॉडी में जब जाके वो टकराता है। ऐसे बात समझ पे आई? तो हम लोग को फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को बताने के लिए इस मोमेंटम को डिफाइन करना पड़ा। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो अब ये हम लोग क्या मान के चलेंगे कि जो p है वो हम लोग का क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, और जहां पर ये जो p है वही मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, और ये हो गया mv। तो अभी हमें बात करनी है किसकी, मोमेंटम की। ये हो गया मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है हम लोग का कि किसी भी बॉडी में जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। वैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट वहां से फिर हम लोग कांस्टेंट एसआई यूनिट पे लेते हैं तो 1 ही निकल कर आता है। तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग इसको और देखें तो m इंटू ए, ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अब ये जो p है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है क्योंकि m और v है। तो अगर किसी बॉडी का मास भी चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, जो ये हम लोग का ये टर्म है, इस पे हम लोग को इस तरीके से करना होगा कि d बाई डी टी, और फिर यहां पर आ जाएगा ऐसे mv। तो ये बन जाएगी इस तरीके से इक्वेशन, और यहां पर एक और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जो कि होगी हम लोग की v dm बाई डी टी। ठीक है? तो यहां पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है और उसमें पानी भरा हुआ है, लेट अस सपोज क्या भरा हुआ है, पानी। मान लीजिए कोई ट्रक है, उस पर पानी भरा हुआ है और उस ट्रक से लगातार पानी गिर रहा है, तो इस बॉडी का जो मास है वो चेंज हो रहा है ना, किसी रेट से गिर रहा होगा पानी। तो उस केस में इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो किस वजह से चेंज हो रहा है, इस पानी गिरने की वजह से। और साथ ही साथ जो ड्राइवर है, अगर उसने गाड़ी में एक्सेलरेटर जो है उसको दबा दिया है तो उस वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वहां पर भी मोमेंटम चेंज होगा। तो जो पूरा बॉडी में हम लोग फोर्स देखेंगे कितना लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी आगे मूव करेगी, वो इन दोनों का इस तरीके से जब हम लोग लेंगे एक साथ तब जाकर निकल कर आएगा। क्लियर? तो ये दोनों हम लोग को कंसीडर करना होता है, बट कहीं पर क्या होता है कि सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचता है और कहीं पर सिर्फ हम लोग का ये वाला एक्सप्रेशन बचता है। तो देखना होता है कि जो मोमेंटम है वो किस वजह से चेंज हो रहा है। यानी कि अगर कोई बॉडी v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा, फिर जो मोमेंटम है हम लोग का वो, अगर जैसे यहाँ पे बताया कि लिक्विड भरा है वो नीचे गिर रहा है, तो वो मास के चेंज होने की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पर फिर फोर्स उस पर कितना लग रहा है ये बताएगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं हम लोग की किससे रिलेटेड, मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो यहां पर अभी जो हम लोग को ध्यान देना है वो ध्यान देना है ये कि अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो वो होता है dp बाई dt के बराबर, जहां पर p क्या है, मोमेंटम। क्लियर? अब यहीं से एक चीज आती है जो कि है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है dp बाई dt। क्लियर? और अगर किसी सिस्टम पर जो फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा हो, 0 फोर्स अप्लाई हो रहा हो, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग के पास ऐसे दो बॉल हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये दोनों आगे जाकर ऐसे टकराए और टकराने के बाद फिर सेपरेट आउट हो गए, और ये अब मूव करने लगा v1 वेलोसिटी से और ये मूव करने लगा v2 वेलोसिटी से। इसका मास m1 ही है और इसका मास m2 ही है। तो यहां पर इस पूरे कंडीशन पर एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी एक्ट नहीं हुआ। इन दोनों ने सिर्फ क्या किया, अपने मोमेंटम को चेंज कर लिया। जब यहां पर टकराए तो इन्होंने सिर्फ अपना मोमेंटम चेंज किया। तो इसमें जब इस पूरे सिस्टम पर कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जो होता है यहाँ पर ये F एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं इसको जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या निकल कर आ जाएगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि इसका जो इनिशियली मोमेंटम था वही टकराने के बाद भी ये मोमेंटम उतना ही रहेगा।
तो ये होता है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो किसी भी गिवन सिस्टम पर जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो उनके पार्टिकल्स अगर आपस में टकरा रहे हैं तो उनमें क्या होगा, जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम होगा हर एक पार्टिकल का, वो समय के साथ, टोटल मोमेंटम की बात कर रहा हूं, टोटल मोमेंटम समय के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर? यानी कि इनिशियली जो जितने भी पार्टिकल्स थे वहां पर उनका जो मोमेंटम था वो बराबर होगा जितना भी मोमेंटम फाइनली हुआ। तो यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हम लोग का निकल कर आता है। अब ये निकल कर आ जाता है कैसा, वेक्टर फॉर्म पे। तो अगर हम लोग की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हो तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, अगर इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस मान लीजिए और हम लोग को दिया हुआ है वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, अगर हम लोग ने प्लस इस तरफ माना है और वेलोसिटी जो हम लोग को दी हुई है वो इस तरफ दी है, तो हम लोग उसको निगेटिव मान लेंगे। तो यहां पर सिर्फ वैल्यू रखते वक्त हम लोग को निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान देना है, और ये इक्वेशन जो है वो वैलिड रहेगी। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई वो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग का उससे निकल कर आया है कि इनिशियली जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, अगर उस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। क्लियर? ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो तभी एप्लीकेबल है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो रहा हो। ठीक है, कैसे? तभी तो ये निकल के आया F इज इक्वल टू dp बाई dt, जहां पर F को हम लोग ने 0 कर दिया तो dp बाई dt कितना आ गया हम लोग का 0 के बराबर, और p कांस्टेंट निकल कर आ गया। यानी कि शुरुआत में जो मोमेंटम था वही हम लोग का बाद में मोमेंटम होगा। p1 p2 का मतलब यहाँ पे ये इनिशियल फाइनल से मतलब है। ठीक है, यहां पर ये m1 m2 के मोमेंटम की बात नहीं हो रही, ये इनिशियल फाइनल की बात है। वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द हम लोग का जो भी यहां पर चेंजेस होंगे। ठीक है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस पॉइंट को मेरा मेंशन करने का एक वो भी है क्योंकि जो क्वेश्चंस काफी हम लोग नहीं लगा पाते, यानी कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये पता नहीं होता कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को देखना है या नहीं देखना। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स हम लोग का कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब का सब इसी में इंक्लूडेड हो जाता है इस इक्वेशन में। क्लियर? अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि इंपल्स क्या होता है। क्या होता है इंपल्स? देखिए, अभी हम ये चीज पढ़कर आए कि dp बाई dt इज इक्वल टू f। पढ़कर आए कि नहीं है? अभी पढ़ा, ठीक है, पिछली स्लाइड में। तो dp बाई dt हम लोग का क्या होता है, फोर्स होता है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू ऐसा मतलब dt, और इसको इंटीग्रेट कर दें, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं किसको, जो हम लोग का मान लीजिए कि एक कांस्टेंट फोर्स या एवरेज फोर्स हम लोग का किसी बॉडी में अप्लाई हो रहा है, कोई एक बॉडी है जिसमें कि एक लगातार एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है, t टाइम तक के लिए हो रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? आइए समझते हैं इस चीज को। इमेजिन करिए कि आपके सामने आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, आप उसको सिखा रहे हैं साइकिल। क्या कर रहे हैं? साइकिल सिखा रहे हैं। शुरुआत की बात है, आप जब उसको साइकिल सिखा रहे हैं तो क्या करते हैं आप, पीछे से उसको धक्का देते हैं, हाँ या ना? तो लेट अस सपोज कि उसने पैडल मारना नहीं सीखा, जो आपकी बहन या भाई है छोटा, उसने पैडल मारना नहीं सीखा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पीछे से धक्का देंगे। ठीक है, तो पहले साइकिल क्या थी, रुकी हुई थी, और जब आपने उसको क्या किया, धक्का दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। बट आपने ऐसा तो थोड़ी ना किया कि ऐसे धक्का दे दिया, आप उसको साइकिल पकड़ते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगातार अप्लाई करते रहते हैं और कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि होता क्या है कि जो साइकिल पहले रुकी हुई थी वो अब किसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो सेम चीज है यहां पर कि आप एक कांस्टेंट फोर्स या मान लीजिए कि एवरेज फोर्स, थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, तो एक एवरेज फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है इस बॉडी में, और उसकी वजह से, क्योंकि आपने उस फोर्स को कुछ समय तक लगाया, जिसकी वजह से इसका जो मोमेंटम है उस पे हम लोग को चेंज दिखाई देगा। क्योंकि जहां पर जो बॉडी थी या साइकिल थी वो पहले रुकी हुई थी, तो मोमेंटम उसका 0 था,
और क्योंकि अब वो किसी वेलोसिटी से मूव करने लगी तो हुआ क्या कि उसमें मोमेंटम कुछ आ गया। क्लियर? इसको पी फाइनल अगर दे और पी इनिशियल, ये बात समझ पे आई? तो यहीं पर अब बात आती है इंपल्स की। कैसी आती है बात? इंपल्स की। तो देखिए, अगर मैं इसको गन के उस पे बताऊं, गन के रिस्पेक्ट में, गन, ठीक है, जो कि हम लोग की बहुत तरह की आती है। किसी की जो बैरल होती है वो छोटी होती है, किसी की बैरल बड़ी होती है। क्लियर? और जो लॉन्ग रेंज हम लोग के आर्म्स होते हैं या गन्स होती हैं, लॉन्ग रेंज यानी कि बहुत दूर तक जिसपे हमें बुलेट को फायर करना होता है, उसके लिए जो बैरल्स होती हैं वो भी लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती है आइए समझते हैं। देखिए, अगर कोई एक गन है जिसकी बैरल इतनी लंबी है, क्लियर, और कोई दूसरी गन है जिसकी बैरल सिर्फ इतनी छोटी है। अब अंदर का जो मैकेनिज्म होता है उसको मैं सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा। जो पूरा का पूरा जो बुलेट आगे फायर होती है वो फायर होती है क्योंकि इधर हम लोग का कार्ट्रिज होता है और उस कार्ट्रिज में लगी होती है आगे एक छोटी सी बुलेट। ठीक है, क्या लगी होती है? बुलेट लगी होती है। और इसके पीछे होती है एक फायरिंग पिन। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो ये फायरिंग पिन यहां पर स्ट्रक करती है, जिसकी वजह से यहां पर मौजूद बारूद वो एक्सपैंड होता है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से, कम समय में बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से ये जो यहां पर बुलेट लगी होती है, ठीक है, ये जो बुलेट लगी होती है, इस बुलेट में लगता है फोर्स। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर होता है बैरल के अंदर, ठीक है, गन की जो बैरल होती है आगे, नली जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये पूरा चीज कवर होती है, जिसकी वजह से ये जो गैसेस होती हैं वो एस्केप करने की कोशिश करती हैं इस डायरेक्शन पे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे वो इस बुलेट पर लगातार एक फोर्स अप्लाई करती हैं। तो जितनी ज्यादा लंबी बैरल होगी उतनी ज्यादा टाइम तक इस बुलेट पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जब ये यहां से बुलेट लीव करेगी तो अब इसमें जितना एक्सेलरेशन होना था वो हो गया और अब वो क्या होगा, आगे ट्रेवल करेगी। तो सेम बुलेट को, यानी कि ये जो कार्ट्रिज और बुलेट सिस्टम है, अगर इसको हम लोग सेम बुलेट को इस छोटे बैरल पर रख दें तो यहां पर क्या होगा, वो जो एयर इसके पीछे, बुलेट के पीछे एयर्स हैं, जो बुलेट के पीछे जो एयर यहां पर एक्सप्लोजन की वजह से आया है, वो क्या करेगा, इसको बहुत दूर तक पुश नहीं कर पाएगा। कहां तक पुश कर पाएगा? सिर्फ यहां से यहां तक, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो कम हो जाएगा और ये उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि बहुत दूर तक फायर कर पाए। बात समझ पे आई? तो यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है हम लोग का, ये इंपल्स हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि कितना ज्यादा हम लोग मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स की कोई एवरेज फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है, कितने टाइम तक लगता है, जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का निकल कर आता है चेंज इन मोमेंटम। बात समझ पे आई? तो ये हम लोग का इंपल्स डिफाइंड होता है, I इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टी, यानी कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और जो I होता है वो हम लोग का P2 माइनस P1, यानी कि इसको हम लोग PF माइनस PI भी कर सकते हैं। तो कोई हम लोग का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ पर सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी का इनिशियली मोमेंटम कितना था, अगर P1 था या PI था, और इस पे एक एवरेज फोर्स FAV अप्लाई हुआ, कितने टाइम तक के लिए? T टाइम तक के लिए। तो इसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? फाइनली PF हो जाएगा या P2 हो जाएगा, सेम चीज है। और हम लोग का जो भी आया है चेंज P1 से P2, वो किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। क्लियर? तो यही हम लोग का इंपल्स इस तरीके से डिफाइंड होता है। बात समझ पे आई? ओके, तो अब चलते हैं आगे और जानते हैं कोलिजन को, कि आखिर ये जो कोलिजन है उसमें किस तरीके के कोलिजन होते हैं या कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन, कोलाइड, ये बना है किससे? कोलिजन कोलाइड होने से, जब कोई दो चीजें ऐसे टकराती हैं। आप भी टकराए होंगे किसी ना किसी से, जैसे आप चल रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप क्या हुए, किसी से टकरा गए। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि दो गाड़ियां आपस में टक्कर खा गई, या फिर एक बॉल रखी थी, उस बॉल पे किसी ने दूसरी बॉल फेंकी तो वो निकल गई। या जो कंचे होते हैं, कंचे खेलते हैं ना हम लोग, तो वो कंचे, या फिर जो कैरम है, कैरम पर क्या होता है, बीच में ऐसे स्टैक ऑफ जो हम लोग का
कॉइन्स होते हैं वो रखे होते हैं, और फिर एक स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर से हम लोग इधर हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉइन है वो आगे निकल जाता है। यही होता है ना कैरम पे, फिर वो जिधर जाना होगा उधर जाएगा। तो यहां पर कैरम अगर आप लोग ने खेला है तो इस कोलिजन को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत अच्छे समझ पे आएगा कि कोई अगर एक कॉइन ऐसे रखा रहता है और स्ट्राइकर अगर आप हिट करते हैं उस पर, ठीक है, स्ट्राइकर को अगर आप क्या करते हैं, हिट करते हैं उस पर, तो ऐसा नहीं होता कि ये इधर ही चली जाए, ये इधर भी जा सकता है और ये जो स्ट्राइकर है इससे टकराने के बाद इधर भी जा सकता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि स्ट्राइकर आया, इससे टकराया और स्ट्राइकर रुक गया और ये आगे बढ़ गया। ये बहुत देखने में अच्छा लगता है, ये बहुत मजा आता है, ये मुझे बहुत मजा आता था। ठीक है, कि मैं उस मोमेंटम के साथ इसको मारूं कि ये जाए और जाकर यहां पर टकराए और सिर्फ क्या करे, ये यहां से ये जो ये वाली कॉइन है इसको आगे ये निकाल दे। ठीक है, तो और ये जाके रुक जाए। तो ये जो इस तरीके का कोलिजन है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि इसको जब इस पे कॉइन पर मारा तो होगा क्या, ये और ये दोनों आगे साथ साथ भी आगे जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग को कैरम के केस में देखने को मिलते हैं, और वहां पर हम लोग कोलिजन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि किस किस तरीके के कोलिजन होते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है। तो कोलिजन अब आपको समझ पे आ गया होगा कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। ये बहुत तरीके से हम लोग अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं कि कोलिजन जो होता है वो हम लोग के उस पर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, कोलिजन की अगर बात करें तो कोलिजन में होता क्या है वो समझ लेते हैं। अभी देख तो लिया कि ऐसे टकराया, पर टकराने में होता क्या है। वहां पर एक्चुअली जब कोई दो बॉडी ऐसे इंटरेक्ट करती है, मतलब ऐसे इंटरेक्ट करती हैं, तो वो अपना जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, उसको शेयर मतलब एक्सचेंज करती हैं। एक्सचेंज भी कहना बिल्कुल सही नहीं है। एक्सचेंज करने का ये मतलब समझिएगा कि ये पूरा का पूरा इसको दे देगा ये और ये पूरा का पूरा इसको दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को कुछ पार्ट अपना दे देंगे, उससे कुछ ले लेंगे, ऐसा एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। ठीक है, मोमेंटम का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कहना बहुत सही होगा कि जो मोमेंटम होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है इन दोनों के बीच में। इनका कुछ मोमेंटम था इनिशियली, ये टकराए, मिलके एक मोमेंटम हम लोगों ने बनाया और फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। साथ ही साथ जब ये ऐसे टकराते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है काइनेटिक एनर्जी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट तरीके से क्या करती है, बिहेव करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। कैसे होती है वही सब अभी हम लोग जानेंगे। तो मोमेंटम के ट्रांसफर होना, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना या ना होना, उसके बेसिस पे हम लोग के जो कोलिजन्स हैं वो दो तरीके के डिफाइंड है। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इन जो हम लोग का इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन पे जो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। यानी कि अगर दो बॉडी क्या होंगी, टकराएंगी और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो वो अपने वेलोसिटीज को ऐसे चेंज कर लेंगी कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंट टोटल जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए, जो एनर्जी है वो अपने फॉर्म चेंज करती रहती है। तो कभी भी कोई प्रोसेस होगी तो उसके इनिशियल और फाइनल अगर हम लोग टोटल एनर्जी देखें तो वो कंजर्व्ड ही रहती है। तो जो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन डिफाइंड है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे डिफाइंड है, ना कि हम लोग के वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखी जाती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना होता है जब भी हम लोग इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं,
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है इन इलास्टिक कोलिजन की कि उसमें क्या होता है। तो उसमें हम लोग का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर के इज नॉट कंजर्व्ड। बात क्लियर हुई। कोलिजन है, अब वो कोलिजन क्योंकि मैंने देखिए बताया अभी कैरम के केस में कि तरह तरह से होता है। कभी स्ट्राइकर रुक जाता है और जो कॉइन होता है वो आगे निकल जाता है, या स्ट्राइकर और कॉइन दोनों एक साथ मूव करते हैं, या फिर जो स्ट्राइकर है वो इस तरीके से स्ट्राइक करता है कि स्ट्राइकर एक डायरेक्शन में निकल जाता है और कॉइन दूसरे डायरेक्शन में। यानी कॉइन अगर इधर रखा है और स्ट्राइकर आके इससे टकराया तो आगे जो हम लोग को देखने को मिलेगा कि कॉइन इधर से इस तरफ चला गया और जो स्ट्राइकर था वो इस तरफ चला गया। कुछ इस तरीके का भी देखने को मिलता है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, इस तरीके के कोलिजन, वो सब हम लोग एक ब्रॉडली कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, जहां पर जब भी दो बॉडी टकराएं और उनका जो इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम वो कैसा हो, कंजर्व्ड हो, वो हो उस साथ ही साथ उस पे जो उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर पार्टिकल m1 है दूसरा m2 है, अभी टकराने के पहले अगर इनकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी वेलोसिटी u2 थी, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। क्लियर। और अगर इसकी बात करें तो ये होगा हाफ m u2 स्क्वायर। क्लियर। और टकराने के बाद फिर ये किसी वेलोसिटी से मूव करने लगे जो कि मान लीजिए v1 है और ये v2 है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर और ये हाफ m v2 स्क्वायर ये होगा। तो अगर इसको हम लोग ki मान ले, ठीक है, k1i और ये k2i, ये kf या k1f और ये k2f, तो इनका सम अगर कर दें और इनका सम कर दें वो कैसा हो, बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि इस बॉडी में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, फिर इस पे भी कुछ थी, ये दोनों टकराई और इन दोनों ने अपने अपने जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। क्लियर। तो जब ऐसा होता है और किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उस तरीके के कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर जो हम लोग का मोमेंटम है वो कैसा हो, कंजर्व रहे बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, उस केस में हम लोग का कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब एक चीज और होती है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करती है और वो डिफाइंड होती है हम लोग की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को भी हम लोग देखेंगे, बट अभी क्या देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन होता है और इनइलास्टिक कोलिजन होता है और उसके बीच में काफी हम लोग के चीजें होती हैं। तो वो जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं, जिसको कि अभी मैं बाद में लूंगा। अभी मैं एक एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं जो कि है इलास्टिक कोलिजन। और वो भी इलास्टिक कोलिजन कैसा है, अगर एक वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन को हम लोग देखें तो क्या होगा उस पे, उस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्लियर। तो देखिए, जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है उसमें हम लोग की एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो कि होती है ये, ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन के पहले, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, वो बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। और ये जो निकल कर आता है इसी से ही हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। क्लियर। बट अभी हमें क्या जानना है, आपको ये पॉइंट्स बना के लिखने अपने पास, ये फॉर्मूले हैं जो कि यूज होते हैं इलास्टिक कोलिजन में। तो अगर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, यानी कि इस तरीके से एक मास है m1, दूसरा मास है m2, पहला मास u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा मास u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये दोनों यहां पर टकराए और टकराने के बाद फिर क्या हुए, ये m1 वाला v1 से मूव करने लगा और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। उस केस में हम लोग के पास एक रिलेशन होता है ये कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है,
इनिशियली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है सेम, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग को देखिए, क्योंकि जो जरूरत होती है वो यही होती है कि अगर पहले जो हम लोग की बॉडीज थी वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, और फिर टकराने के बाद वो v1 v2 से मूव करने लगी, तो हमें v1 और v2 नहीं पता होता, क्योंकि m तो पता होता है, v1 और v2 नहीं पता होता। उसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है जो कि एक डेरिवेशन की तरह है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो बनती है और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो इक्वेशन बनती है, कौन सी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इनको सॉल्व करके ये चीजें निकलती हैं। ठीक है, ये हो गया, ये और ये, इनका यूज करके ये दो इक्वेशंस हम लोग की निकल कर आती हैं। जहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो v2 है वो क्या है, इस सेकंड वाली बॉल की फाइनल वेलोसिटी, तो वो होती है 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u1, और यहां पर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर u2। जो v1 है यानी कि m1 मास की जो फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहां पर फिर u1 के साथ मल्टीप्लाइड है, और फिर ये हो गया 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये चीजें क्या करनी है, हम लोग को ध्यान रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि जो ये हम लोग का इलास्टिक कोलिजन है वो 2 डायमेंशन में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है जहां पर मैं बता रहा था कि ये कैरम का कॉइन है और ये स्ट्राइकर है कैरम का, और ये आकर इससे टकराया, तो जब इससे टकराया तो स्ट्राइकर निकल गया इस तरफ। ठीक है, स्ट्राइकर निकल गया इस तरफ और जो कॉइन था वो निकल गया इस तरफ। तो बिल्कुल यहां पर यही हुआ है कि अगर कोई m1 मास था बिफोर कोलिजन, उसका मास m1 था और जो वेलोसिटी थी वो u1 थी। क्लियर, ये मास m1 हो गया और वेलोसिटी u1 हो गई, और जो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो रखा हुआ है या ना भी रखा हो, मूव भी कर सकता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या मान लेंगे हम लोग, u2 मान लेंगे। ठीक है, u2, और इसका जो यहां पर जो मास रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। उस केस में ये m1 u1 आके टकराया m2 u2 से, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हुई, दो अलग डायरेक्शन में ऐसे हो गई, एक चला गया इस तरफ और दूसरा चला गया इस तरफ। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग किस तरीके से ये जो चीजें हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिए यहां पर हुआ क्या कि जो मोशन था, वो जो एक लीनियर मोशन था, वो ब्रेक हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन में। तो मोशन इन 2 डायमेंशन का किसी भी तरीके का अगर हम लोग का क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग 1 डायमेंशन में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करें कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं किस पे, x डायरेक्शन में, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं y डायरेक्शन में। तो वहां से जो इक्वेशन निकल कर आएंगी वही हम लोग के लिए यूजफुल होंगी। तो क्या किया कि अगर अलोंग द x एक्सिस हम लोग देखें इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 और m2 u2। अगर ये बॉल भी क्या कर रही है, मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से, तो m1 u1 प्लस m2 u2, और अब ये जो मास m1 था उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v1 हो गई है। तो v1 वाला जो होगा, v1 वाली वेलोसिटी वो क्या होगी, दो पार्ट्स पे ब्रेक हो जाएगी, एक तो इस तरफ v1 और एक इस तरफ। ठीक है, और जो इधर v1 इधर ब्रेक होगी वो क्या हो जाएगी, v1 साइन थीटा, और जो इधर होगी ये हो जाएगी v1 कॉस थीटा। यहां पर हम लोग ने क्योंकि थीटा एंगल लिया है x एक्सिस के साथ इस v वेलोसिटी का, तो ये दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक हो गए। v1 कंपोनेंट इधर v1 साइन थीटा और इधर v1 कॉस थीटा। इसी तरीके से ये जो इधर हम लोग का वेलोसिटी है v2, इसको भी दो कंपोनेंट पे ब्रेक कर लेंगे। एक अगर हम लोग मान ले कि एंगल फाई है तो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन पे v2 cos फाई, और जो इधर वाला डायरेक्शन है ये वाला, इसमें वेलोसिटी हो जाएगी v2 sin फाई। बिल्कुल समझ गए। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा
कि जो इनिशियल मोमेंटम था एक्स डायरेक्शन पे वो कितना था हम लोग का, ये था, और जो फाइनल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, ये m1 का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये है, और m2 की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये इतनी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे, इनके जो मास है उनसे मल्टीप्लाई, तो m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ये निकल कर आ गया एक्स डायरेक्शन पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग का ये एक इक्वेशन, जो कि हेल्पफुल होगी हम लोग की चीजें आगे सॉल्व करने में जो भी निकल कर आएंगे। दूसरा यहां पर क्या है अब कि देखिए, जो दोनों ये बॉल थी या जो दोनों मास थे वो क्या वाई डायरेक्शन में पहले मूव कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो अगर ये दोनों मूव नहीं कर रहे थे वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियली इनका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा। और क्योंकि अब जो m1 है उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में v1 sin थीटा है, तो अगर मैं मोमेंटम देखूं तो m1 v1 sin थीटा हो जाएगा, और अगर मैं वेलोसिटी देखूं m2 की तो वो हो जाएगी v2 sin फाई, जो कि है निगेटिव वाई डायरेक्शन में और ये थी प्लस में। तो ये दोनों का डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हम लोग क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे ऊपर तरफ वाली एक्सिस को प्लस ले लेंगे कि इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो प्लस है उधर निगेटिव, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन में वो निकल कर आ जाएगा m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। क्लियर, ये चीज निकल कर आ गई। तो ये दो इक्वेशंस निकल कर आ गई जहां से कि हम लोग जो भी अपनी चीजें हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है, ठीक है, वो यहां पर हम लोग के v1 है v2 है, यहां पर हम लोग एक और इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जो कि क्या है हम लोग की कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, भले ही 2 डायमेंशन में हो रहा बट कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। उस केस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी यूज करने का हम लोग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो ये होता है कि देखिए एनर्जी हम लोग की वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही तो किस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसमें टोटल वेलोसिटी कितनी हम लोग वो देखते हैं और वहां से चीजें हम लोग की निकल कर आ जाती हैं। तो यही हम लोग ने यहां पर यूज किया कि इनिशियली अगर इस m1 मास की वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी, और m2 की u2 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और यही चीज अब क्या कर रही है, टकराने के बाद एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई। तो जब ये इधर निकली और इधर निकली तो इधर वाला का वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर ले लेंगे प्लस कर देंगे हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि अब यहां पर जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके कुछ काइनेटिक एनर्जी इधर चली गई और कुछ काइनेटिक एनर्जी इस पे चली गई। तो इस हिसाब से हम लोग जब इनको ऐड करते हैं तो हम लोग का काम बन जाता है, और ये फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ये इक्वेशन निकल कर आ गई। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। आप इन्हीं इक्वेशंस को अपने तरीके से और भी निकाल सकते हैं। इसका बेस क्या है, बेस समझिए। बेस ये है कि हम लोग को एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करना है, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग की जो एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होती है वो चीज अप्लाई करनी है। साथ ही साथ हम लोग को वाई डायरेक्शन पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाना है। तो अगर कोई बॉल पहले दे दी जाए कि वो कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है तो उसके 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करिए, उस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे, वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स, सारे मोमेंटम के एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स इनिशियली वो सारे ऐड हो जाएंगे। अब उसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव करें तो प्लस माइनस ले लेंगे। तो वो हम लोग का जितना पार्ट है वो कहां से हम लोग को लेना है, वो भूलना नहीं है, वो काइनेमेटिक्स से और जो लॉज ऑफ मोशन है वहां से हम लोग को चीजें भूलनी नहीं है। वेक्टर वाले हम लोग को नोटेशंस भूलने नहीं है, वो चीजें याद रखनी है, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। क्लियर? तो ये किस तरीके से आता है वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे और इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या हम लोग ले रहे हैं, कैसा कंडीशन है कि एक बॉल है m1 और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, अगर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम लोग u1 भी ले सकते हैं बट क्या ले लिया कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोई मास है m2
जो कि v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो ये जो दो बॉडी हैं ये इस क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर ये दोनों क्या करें, ऐसे आकर टकराएं, ठीक है, आकर टकराएं, तो होगा क्या कि ये दोनों ऐसे एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, यानी एक दूसरे को ऐसा लगेगा जैसे चिपक गई, ठीक है। बिल्कुल वही वाला केस कि आपने स्ट्राइकर को स्ट्रक किया और वो जाके कॉइन से टकराया और स्ट्राइकर और कॉइन दोनों मिले मिले आगे चले जाए। होता है ना ऐसा, जब हम लोग जो गोल होता है हम लोग का उसकी तरफ ऐसे करते हैं, तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि कॉइन के पीछे पीछे लगा स्ट्राइकर चला जाता है। तो उस केस में जो होता है वो हम लोग का इनइलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि अब ये जो पूरी बॉडी मूव कर रही है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। ये एज अ एक सिंगल बॉडी कंसीडर की जा सकती है जिसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, हाँ या ना। और अगर ये पूरी की पूरी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग का कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और वो बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम जो कि है m1 प्लस m2, क्योंकि एक बॉडी बन गई वो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं जो कि निकल कर आएगा इतना, कि अगर इस तरीके से हम लोग को इनइलास्टिक कोलिजन दिया है तो उस केस में हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दो बॉडी टकराने के बाद वो क्या करेंगे, वो कुछ v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर जाएंगे। क्लियर। तो ये जो इस तरीके की कंडीशन होती है ये हम लोग की कहलाती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर। अब इसी में एक और चीज आती है कि अगर हम लोग का वो जो कॉइन था वो रुका हुआ है, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी वो जीरो है, ठीक है। अभी इसको वेलोसिटी अगर जीरो इसको हम लोग मान रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं थी तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग की कंजर्व नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उस पर लॉस होता है, ठीक है। तो अगर उस पर कुछ ना कुछ लॉस होता है, वो कितना होता है, वो होता है इतना कि अगर पहला वाला मास m1 है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टकराए दोनों और वो कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगे, ये निकल कर आया। तो यहां से हम लोग की जो कॉमन वेलोसिटी है वो ये निकल कर आ जाएगी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा इतना, m1 m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। इसी चीज को अगर क्या कर दिया जाए, वो वाला केस की जो v2 है वो जीरो, यानी कि जैसे कॉइन रखा हुआ था फिर स्ट्राइकर आके हिट किया, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये जो v2 वाला केस है वो टर्म है वो हो जाएगा जीरो। तो हमको जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो इतना हो जाएगा। बात समझ पे आई? क्लियर। यानी कि अगर हम लोग की कोई बॉडी मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी से और फिर उस पर आके कोई दो टकराई, मतलब कोई दूसरी बॉडी आके टकराई और वो दोनों मिलकर ऐसे चलने लगी, तो उस केस में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हम लोग का ये वाला केस जहां पर एक बॉडी रुकी हुई होती है। कैसे? क्योंकि बाकी टर्म फैक्टर्स तो सेम है, किस पे डिपेंड कर रहा है, v1 माइनस v2 में। तो यहां पर तो v2 जीरो हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो हो गया छोटा। मतलब अभी अगर देखें कि यहां पर ये छोटा है, बट जब v2 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा यहां पर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ले कि अगर कोई बॉडी 5 और 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो 5 माइनस 3 यानी 2। अब अगर वो मूव ही नहीं कर रही, जीरो हो गया, ठीक है। अगर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उस केस में ये 5 ही होगा, और यहाँ पर 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर सिर्फ कितना हम लोग का निकल कर आएगा 5 माइनस 3 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये वाले जो टर्म्स है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, बट किस पे अंतर आ रहा है, जो हम लोग की वेलोसिटी है। तो अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी आके उस पर क्या हो, टकराए, और फिर दोनों मिलकर ऐसे चलने लगे साथ साथ एक ही वेलोसिटी से उस केस में, और दूसरा ये कि ये बॉडी रखी हुई है और फिर दूसरी आके टकरा रही है, उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो जो हम लोग का सेकंड वाला केस है जहां पर रुकी हुई बॉडी पे कोई आके बॉडी टकराती है, उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, कि आखिर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। तो जैसे अभी हम लोग देख कर आए हैं, वो दो केस देख के आए हैं। दो केस ये है कि एक तो है हम लोग का जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। क्या है? एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन।
इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोल सकते हैं। अब इसके बीच में भी काफी कंडीशंस होती है जहां पर हम लोग का ये डिफाइन होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि यहां पर हम लोग के जो जितने भी कोलिजन होते हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आते हैं। और कैसे होते हैं वो हम लोग के बिल्कुल इस तरीके से नहीं होते कि हम उनको क्या कहते हैं कि इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, या तो परफेक्टली इलास्टिक या तो परफेक्टली इनइलास्टिक अगर नहीं है तो बीच की कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो बहुत तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जब स्ट्राइकर कॉइन से टकराता है, तो उन सब को डिफाइन करने के लिए हम लोग ने डिफाइन किया क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग का डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो एक्चुअली होता है रेशियो किसका, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, उसका ये होता है रेशियो। समझ पे आया। और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए ई की वैल्यू होती है 1, और जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए ई की वैल्यू होती है 0। और जो भी अब बीच में कोलिजन बचे किसी भी तरीके के, वो सब होते हैं यहां पर ये 5, ठीक है, यहां पर ये कुछ हो सकता है 0.9, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को चीजें मिलती है। क्लियर, बात समझ पे आई। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो होती हैं यहां पर इलास्टिक कोलिजन और यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी कैसे, परफेक्ट वाले। और बीच में जो भी सिचुएशंस होती है उनको हम लोग अलग अलग नाम ना देने के बजाय, क्योंकि यहां से यहां 1 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड। और शुरुआत में अगर आपको याद हो जहां पर ये लिखा हुआ था कि रिलेटिव वेलोसिटी जो इनिशियली थी वो बराबर थी फाइनल जो हम लोग की रिलेटिव वेलोसिटी थी उसके, तो वो कैसे निकल कर आया, वो बिल्कुल हम लोग का निकल कर आया इसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। क्लियर, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के केस में जो ई होता है वो हम लोग का कैसा होता है। तो अगर हम लोग की पार्शियली इलास्टिक है, यानी कि कुछ उस पे इनइलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज हैं और कुछ हम लोग की इलास्टिक की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो E1 और 0 के बीच में कहीं पर बीच पर लाई कर रहा है, यानी कि वो परफेक्ट इधर भी नहीं है परफेक्ट इधर भी नहीं है, वो बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। उस केस को हम लोग पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग से कुछ कह दिया जाए कि चीजें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसा होगा कि अगर हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये M1 है, क्लियर, क्या है M1 है, और ये इसकी वेलोसिटी U1 है, ये M2 है और इसकी वेलोसिटी U2 है। ये दोनों मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये दोनों टकराने के बाद फिर क्या हुए, M1 वाला V1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, M2 वाला V2 वेलोसिटी से मूव करने लगा, जिसकी वजह से अभी यहां पर हम लोग ने एक और चीज दे रखी होती है कि इनका ये जब टकराए हैं, ठीक है, वो टकराए कैसे हैं, वहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो E है, E कुछ वैल्यू हम लोग को दी होगी, तब जाकर हम लोग को अगर बताना है कि यहां पर जो V है उसकी वैल्यू कितनी होगी और ये जो V2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ये इक्वेशंस यूज करेंगे जहां पर जो V1 निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा V1 इज इक्वल टू M1 माइनस E M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2, और दूसरी जो V2 निकल कर आएगी वो हो जाएगी 1 प्लस E इंटू M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस E M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। तो यहां पर हम लोग जो भी चीज वैल्यू रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है तो उस हिसाब से हम लोग को लेना होगा, यानी कि अगर ये वेलोसिटी इधर है ये वेलोसिटी इधर है तो हम लोग को प्लस माइनस लेकर चलना होगा, और जब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हम लोग की जो वैल्यूज हैं वो सही निकल कर आएंगी। तो ये सारी कह सकते हैं कि हम लोग की एक वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर। तो अब चलते हैं आगे
और अपने जो आखिरी टॉपिक है आज का उस पर बढ़ते हैं, जो कि है रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। वही चीज कि आपके पास एक बॉल है, आपने उसको ऐसे यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उसको ऐसे फ्री फॉल कराया, तो बॉल क्या होती है, गई जमीन में टकराई, टकराने के बाद ऊपर आई, और वो उस हाइट पर नहीं आती जिस हाइट से वो गिरी थी, वो फिर आती है नीचे, और फिर वो वापस उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती जिस हाइट से वो गई थी, इस हाइट से गई थी ना नीचे। तो इस तरह करते करते फाइनली वो जो बॉल होती है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, जीरो अपनी वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो ये जो पूरा चीज है उसमें क्या कैसे होता है, हम लोग डेरिवेशन वगैरह नहीं देखेंगे, और क्या करेंगे, यहां पर सीधे जो भी चीजें हैं उसको हम लोग जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है पहला, वो ये है कि स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड। मान लीजिए रिबाउंड क्या होता है वो समझिए, ऊपर से गिरी, ये जमीन पर टकराई और वापस आई, तो ये जो पहली बार टकरा के वापस आए इसको कहेंगे फर्स्ट रिबाउंड। क्या कहेंगे, फर्स्ट रिबाउंड। उसके बाद अगर बॉल क्या करे, दोबारा टकरा जाए फिर ऊपर आए, तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी उसको कहेंगे कि सेकेंड रिबाउंड के बाद वेलोसिटी कितनी है। तो इस तरीके से अगर बॉल क्या करे, अगर बॉल यहां पर टकराते 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 n टाइम्स टकराए जमीन से, तो उस n के टकराने के बाद फिर कितना यहां पर जो हम लोग का स्पीड होगा उस बॉल में कितनी बचेगी। क्लियर, यानी कि ये हम लोग का कुछ ऐसा बन गया कि एक हम लोग का यहां से बॉल ड्रॉप हो रही है, फर्स्ट रिबाउंड होकर यहां तक पहुंची, सेकेंड रिबाउंड होकर वो यहां तक पहुंची, थर्ड रिबाउंड होकर यहां तक पहुंची, ऐसे करते करते फाइनली यहां पर हो गए। तो nth रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी है वो हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जहां पर जो E है वो E है हम लोग का, जब ये बॉल इस ग्राउंड से टकरा रही है तो कितना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसकी वेलोसिटी में किस तरीके से चेंज आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है, वो हम लोग को मतलब वही जो हम लोग ने डिफाइन किया है E, वहां से ये चीजें लेते हैं। तो nth रिबाउंड के बाद, nth बार जब टकराई जमीन से, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी e टू द पावर n इंटू वी नॉट। वी नॉट यानी इनिशियल जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से आके यहां पर टकराई थी, वो होती है वी नॉट, यहां से जिस वेलोसिटी के साथ वो आकर टकराई थी। क्लियर, तो वो हो जाएगा कितना हम लोग का e टू द पावर n रूट 2 g h नॉट। तो h नॉट क्या होगा, वो हम लोग की इनिशियल हाइट, जिस हाइट के साथ उस बॉल को ड्रॉप किया गया। तो यहां पर सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन लगी, और जो हम लोग की थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है वहां से निकल कर आ गया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से जब हम लोग ने निकाला तो इनिशियल क्या था, h नॉट, तो जब ये रूट हटेगा ये आ जाएगा, और ये वी नॉट। वी नॉट क्या है, टकराने के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी है, किसकी, उस बॉल की टकराने के जस्ट पहले वाली, उसी को हम लोग इस तरह कर देते हैं। तो nth रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी बचती है वो बचती है इतनी। बात समझ पे आ गई। हर बार टकराने में ये जो E होता है वो उतनी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल वो यहां से कहीं से गिरती है, और ऐसे करते करते वो फाइनली रुक जाती है। क्लियर, इसी में हम लोग का आगे आता है कि अगर बॉल की हाइट हमें बतानी हो nth रिबाउंड के बाद, तो हाइट कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड। nth रिबाउंड के बाद जो वो है हम लोग की बॉल, वो कितनी हाइट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n h नॉट। ठीक है, en इज इक्वल टू e टू द पावर 2n h नॉट। ये हम लोग की निकल कर आएगी। h नॉट क्या थी, इनिशियल हाइट, जिस हाइट से उसको फेंका गया था। क्लियर, और जो hn होगा वो होगा nth रिबाउंड के बाद कितनी हाइट वहां पर गई। फिर इसी में आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, इस तरीके से बना दूं, डिफरेंट सिचुएशन पे, जो कि पहली बार आके टकराई, दोबारा आके टकराई, उसको ऐसे किया जा सकता है कि पहली बार जब बॉल आके टकराई तो वो इस हाइट से टकराई थी जो कि थी h नॉट। यहां से टकराने के बाद वो सिर्फ इस हाइट तक रीच कर पाई, और इस हाइट को क्या बोला गया,
अगर हम लोग कहें तो H1 बोल सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद फिर आके टकराई, टकराने के बाद इस हाइट तक रीच करी, तो ये यहां तक ऊपर गई भी तो होगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, फिर टकराई होगी, यही तो होता है। फिर टकराने के बाद ऐसा हुआ। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, इसने देखो ऊपर से जब बॉल आई, हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है कि जब ये रुक गई है, रुकने के पहले तक इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। तो टोटल डिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे वो कुछ ऐसे निकालेंगे कि यहां से यहां देखेंगे, पहले बॉल आकर टकराई, तो ये हो गया H0। इसमें जोड़ दिया कि बॉल कितने हाइट तक ऊपर गई, वो हो गया H1। और फिर क्योंकि बॉल नीचे भी तो आएगी, तो एक बार H1 और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2H1। क्या बन जाएगा? 2H1। उसके बाद बॉल दोबारा ऊपर जाएगी और ये हो जाएगा H2। और ये दोबारा टकराने के बाद जब ऊपर गई, वहां से फिर तो वापस आएगी, दोबारा टकराएगी, और इस तरीके से ये H3 हो जाएगा। तो यानी कि 2H2, 2H3, 2H4 इस तरह करते करते हम लोग का क्या होगा, 2HN तक होगा। और HN हम लोग निकालना जानते हैं अपनी, जो अपने पिछले स्लाइड में हम लोग ने एक्सप्रेशन देखा है। ठीक है, ये होता है हम लोग का कि HN इज इक्वल टू e⁻²n H0। इसी चीज को हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे H1 की जगह पे। H1 इज इक्वल टू e⁻² H0 हो जाएगा। इस तरह करते करते हो जाएगा। तो यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब यहां पर चीजें पुट करके सॉल्व करेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगी ये कि H0 इंटू 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e²। ठीक है, क्योंकि जो बॉल हो रही है वो फाइनली क्या हो रही है, रुक रही है। बॉल फाइनली रुक रही है, तो वहां से जब हम लोग निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा कुछ ये, क्योंकि यहां पर एक सीरीज फॉर्म होती है हम लोग की, और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज निकल कर आ जाती है। क्लियर। तो अभी मैं क्या होगा कि डेरिवेशन में ध्यान नहीं देना, हम लोग को यही करना है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमें पूछा जाए कि वर्टिकली बॉल आई गई ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी रुकने के पहले, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, H इज इक्वल टू H0 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e²। क्लियर। तो यहां से अगर जो मैंने ये चीज बताई कि अगर ये पूछ ले कि 2 रिबाउंड के बाद कितना होगा, तो 2 रिबाउंड के बाद आसानी से निकाल जा सकता है। H0 आके टकराई, एक रिबाउंड हुआ, H1 ऊपर गई, H1 आई, और उसके बाद दोबारा रिबाउंड हुआ तो H2 ऊपर गई और H2 आके टकराई। बस वहां तक हम लोग का क्या हो गया, 2 बार रिबाउंड तक हम लोग का ये ले लेंगे, 3 बार यहां तक। इस तरीके से चीजें हम लोग को देखनी है। अब अगर वो आखिरी एकदम अंत में जबकि रिबाउंड ही ना हो, उस केस में जो टोटल हाइट होगी वो हम लोग की ये निकल कर आ जाएगी। क्लियर। तो ये चीजें इनमें हम लोग को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि टाइम की बात, कि टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। तो इसके लिए वही है कि जो हम लोग का देखो यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लग जाएगी। हम लोग को वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है, हाइट पता है। जब पहली बार गिर रही है, वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, वहां से टाइम निकाल लेंगे। रिबाउंड के बाद वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह करते करते वही ध्यान देना है कि यहां से ऊपर आने में एक बार टाइम लगेगा, यहां से ऊपर गई फिर आई, 2 लगेगा टाइम, यहां से ऊपर गई आई गई इस तरीके से। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और ये फाइनल जाके हम लोग का T इज इक्वल टू ये निकल कर आ जाएगा √2H0 डिवाइडेड बाई G और 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e, जहां पर e जो है हम लोग का वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी कि अगर इस चीज में पूरे में ये हम लोग को फाइंड करना है तो बाकी चीजें गिवन होंगी, अगर ये फाइंड करना है तो ये चीज गिवन होगी। मतलब क्वेश्चन में वो इसी से ही रिलेटेड पूछेगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इस पे रिलेटेड चीजें हम लोग को ध्यान रखनी थी। और वो बहुत ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लोग की कंजर्व नहीं होती है, उस पर कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। एनर्जी की बात नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसी को हम लोग अगर इस क्वेश्चन को पढ़कर समझें कि आखिर ये क्वेश्चन जो है हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो अ बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इन इलास्टिक कोलिजन। इन दिस केस, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ और फिर वो मतलब रिबाउंड हुई है, तो वहां पर किस चीज को वो फॉलो करेगा, जो भी वहां पर मोशन हो रहा है वो किस चीज को फॉलो करेगा। तो देखिए, द मोमेंटम ऑफ बॉल just after the collision is the same as that just before the collision. Sorry,
द मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। क्या ऐसा होगा? यानी कि अगर जमीन से आके ये बॉल टकरा रही है, ठीक है, जमीन से आके ये बॉल टकरा रही है, तो जिस मोमेंटम के साथ ये बॉल आई थी, क्या उसी मोमेंटम के साथ ये बॉल वापस जाएगी? मतलब कोलिजन होने के पहले बॉल का सिर्फ मोमेंटम क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। वहां पर टकराया है तो पहली बात तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो वहां पर मोमेंटम चेंज हो गया, हाँ है ना, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो p होता है वो डिफाइंड होता है mv। क्लियर? तो क्योंकि हम लोग का जो मोमेंटम है वो डिफाइंड होता है इस तरीके से mv, और जो v होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो p भी हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और कभी भी कोई बॉल आकर ऐसे टकराई किसी जमीन से और वो वापस गई, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, यानी कि मोमेंटम चेंज। तो बॉल का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी कोलिजन में नहीं दिया गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया हम लोग का? गलत हो गया। दूसरा, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हम लोग की वो होती है ke प्लस pe। तो क्योंकि यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन की बात करी है, और इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें कभी भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का होता है लॉस। तो अगर लॉस होगा तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग की सेम रह ही नहीं पाएगी जितनी कोलिजन के पहले थी और कोलिजन के बाद। यानी कि जो भी यहां पर हुआ वो क्या हुआ? लॉस हुआ एनर्जी का। तो ये भी हम लोग का सही नहीं है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जहां पर ये दिया गया कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम बॉल और अर्थ का है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि टकराने के पहले जो बॉल है और अर्थ है इनका अगर हम लोग मोमेंटम देखें और फिर टकराने के बाद का इन दोनों का मोमेंटम देखें, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। बिल्कुल यही तो होता है हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या होता है? फॉलो होता है कभी भी कोलिजन अगर होता है, वो चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहां से हम लोग के पास क्या आ गया कि जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पर फिर वही चौथा पॉइंट है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो इनइलास्टिक कोलिजन है उस पर ऐसा नहीं, हम लोग का वो लॉस होता ही होता है काइनेटिक एनर्जी में, इनइलास्टिक क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फॉलो होता है हम लोग का, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का है वो सिर्फ हम लोग का फॉलो होता है इलास्टिक कोलिजन में। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अ पार्टिकल ऑफ मास m moving in the x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v if the collision is perfectly inelastic बोला, यानी कि जो E होगा वो हम लोग का कितना होगा? 0 होगा। जो E होगा वो हम लोग का 0 होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, ठीक है। तो एक पार्टिकल है m मास का जो कि मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, स्पीड कितनी है? 2v। दूसरे पार्टिकल से टकराया या दूसरा पार्टिकल आके उससे टकराया जिसका मास था 2m और वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। तो अगर जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि वो चिपक कर ऐसे चलेंगे, तो जो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी है ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? आइए इसको हम लोग देखते हैं। वही परसेंटेज लॉस हम लोग को, यानी कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है पहले वो फाइंड करना है, फिर उसको जो टोटल एनर्जी थी पहले उससे डिवाइड कर देना है और इनटू 100 कर देना है, तो हम लोग का निकल कर आ जाएगा परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पर हम लोग लगाएंगे, बट एनर्जी को हम लोग कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये जो बॉल है ये क्या है? कोलिजन के जस्ट पहले ये बॉल x डायरेक्शन में 2v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये वाली बॉल जो 2m मास की है वो वेलोसिटी से y डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जब ये टकराए और कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यानी कि वो ऐसे जाके मिल जाएंगे, एक बॉडी बन जाएंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो बॉडी होती है वो ऐसे मिल जाती है और एक सिंगल बॉडी बन जाती है। तो अब ये जो यहां पर मिलेगी हम लोग को बॉडी, वो हो गई दोनों मास के मिलने से 3m मास की, और इसकी वेलोसिटी होगी vx डायरेक्शन में कुछ और vy डायरेक्शन में कुछ, हम लोग निकाल सकते हैं।
क्लियर? तो इसी को भी हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चीजें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है, इस वाले मास का, वो है मतलब वेलोसिटी कितनी 2v है। तो अगर हम लोग निकालें कि p1 x डायरेक्शन में, तो वो हो गया ये इक्वल टू p1 x डायरेक्शन में, तो ये हो गया 2mv, यानी कि इनिशियली मोमेंटम कितना था हम लोग का 2v इंटू m। क्लियर? और फाइनल क्या हुआ अब हम लोग का कि ये जो पार्टिकल है वो मिल गया है और बन गया 3m का, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग ने मान ली कि vx है। कितनी है? vx है। क्लियर? तो जब हम लोग ने vx मान लिया तो इनिशियल वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में 2v सिर्फ इस पार्टिकल की, तो m इंटू 2v इक्वल टू हो जाएगा ये जो पार्टिकल बना, यानी कि 2m प्लस m यानी कि 3m इंटू vx। ये इक्वेशन बन गई और इससे जो हम लोग का vx है वो निकल कर आ जाएगा, और वो कितना निकल कर आ गया, vx इज इक्वल टू 2/3v, ये निकल कर आ गया। उसके बाद अगर हम लोग को क्या देखना है कि v y डायरेक्शन में क्या है, तो देखो इनिशियली यहां पर y डायरेक्शन में जो बॉल थी इस पूरे सिस्टम पर, वो कौन सी मूव कर रही थी? सिर्फ ये वाली मूव कर रही थी। तो इसका मास था 2m और v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो इसका जो मोमेंटम था इनिशियली वो कितना था? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कितना था यहाँ पर? p इनिशियल y डायरेक्शन पे और p फाइनल y डायरेक्शन में वो हो जाएगा 2mv इज इक्वल टू 2m प्लस m इंटू v, यहाँ पर y आएगा, ठीक है, x नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लोग का ये इनिशियल और फाइनल ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आई यहाँ से, फिर जब हम लोग का वी वाई निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो भी वी वाई इज इक्वल टू 2/3v निकल कर आ गया। तो वी एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी हुई इसकी इनइलास्टिक कोलिजन के बाद वो निकल कर आ गई, और वी वाई डायरेक्शन में जो है वो निकल कर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये दो वेलोसिटी निकल कर आ गई। अब हम लोग लगाएंगे कैसे कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई, उनमें हम लोग देखेंगे कि लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि देखो इनिशियली जो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी उनको ऐड कर दो। अब क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लोग की स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें हम लोग कहीं पर भी जो डायरेक्शन है उसको कंसीडर नहीं करते, यानी कि इसकी एनर्जी देखेंगे, इसकी एनर्जी देखेंगे, उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m और 2v का स्क्वायर, वो लिख दिया हाफ m 2v स्क्वायर, और इस बॉल की, ये जो 2m मास वाले बॉल की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ 2m v स्क्वायर। इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हम लोग की, ये काइनेटिक एनर्जी है वो निकल कर आ जाएगी 3mv स्क्वायर। कितनी निकल कर आ गई, 3mv स्क्वायर निकल कर आ गई। अब ये जो फाइनल है, फाइनल हम लोग की काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल थी और ये हम लोग की काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो निकल कर आएगी। देखो अब यहां पर जो ये मास है 3m मास, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से यहां पर ये पता चला कि वो दोनों ऐसे जुड़ के मिल गए हैं, उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं बची है, वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो हुआ क्या, यहां पर हम लोग का इस तरीके से जो इनकी वेलोसिटी है उनका हम लोग एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर निकल कर आएगा, और ये हो जाए, ये होता है हम लोग का रिजल्टेंट निकालने का, क्योंकि दोनों ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये रिजल्टेंट ऐसे निकल कर आता है। अब क्योंकि हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर लेना है तो v स्क्वायर की जगह पर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर पुट किया जा सकता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये निकल कर आई, जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये निकल कर आ गई। तो ये है हम लोग की काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये वाली है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, जो क्योंकि लॉस हो रही है तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ज्यादा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उस पर माइनस कर देंगे फाइनल वाले को, तो 5/3 mv स्क्वायर निकल कर आ गया, जो कि है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब काइनेटिक एनर्जी ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये निकल कर आ गया। और हमें परसेंटेज निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल कर आई थी हम लोग, ठीक है, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल कर आया था उसको डिवाइड कर देंगे कि इनिशियली, क्योंकि लॉस जिसमें हुआ है उस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लॉस किस पे हुआ है, लॉस हुआ है जो हम लोग की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, तो वो अराउंड हम लोग का 56% निकल कर
आ जाएगा। इतना लॉस हो गया इस इन इलास्टिक कोलिजन में। बात समझ पे आई? तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर अ रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h इज इक्वल टू 4.9 मीटर। एक कोई बॉल है जो कि फ्रीली फॉल हो रही है, कितने हाइट से? h हाइट से, और वो h हाइट कितनी है? 4.9 मीटर्स है। क्लियर? और वो किस पे फॉल कर रही है? एक इलास्टिक प्लेट में, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट में फॉल कर रही है। एज्यूम दैट द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। हमें ये मान के चलना है कि जब वो दोनों आपस में टकराए तो उनमें जो भी ड्यूरेशन था टकराने का वो कैसा था? नेग्लिजिबल था। एंड द कोलिजन विद द प्लेट इज टोटली इलास्टिक। क्लियर? जो भी कोलिजन था वो कैसा? टोटली इलास्टिक है। तो उस केस में जो हम लोग का वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हम लोग का क्या होगा, और जो हम लोग का ये होगा वो किस तरीके से हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देन द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर हम लोग को ये बताना है कि किस तरीके से ये चीजें होंगी। ठीक है, यहां पर तो देखिए, अब क्योंकि हम लोग का इस तरीके से चीजें जा रही हैं, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आप समझिए इस बात को कि जो कोलिजन है वो कैसा है, हम लोग का इलास्टिक कोलिजन है। यानी कि अगर हम लोग जो अर्थ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानकर चले तो मोमेंटम रिबाउंड हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा बॉल का। ठीक है, उसकी वजह से ही जो भी चेंजेस होंगे वो हम लोग को दिखाई देंगे। तो ये जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कुछ ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हाइट की अगर बात करें, ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट निकालने के लिए जो इक्वेशन है हम लोग के पास वो है हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि जो भी मोशन होता है वो एक्सेलरेशन के अंडर होता है। तो ये निकल कर आ जाता है हम लोग का वर्टिकल मोशन के लिए, जो कि बनता है एक पैराबोलिक। तो पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा किसके लिए? हम लोग का कि जब जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हो रहा है बार बार। तो जिस हाइट से बॉल आई थी उसी हाइट को फिर से रीच करेगी, बट क्योंकि वो एक्सेलरेटेड अंडर द ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर, या रिटार्डेशन भी होगा। जब ऊपर जाएगी तो रिटार्डेशन, नीचे आएगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यानी कि मोशन अंडर द एक्सेलरेशन है, तो हम लोग के पास जो ग्राफ निकल कर आएगा हाइट चेंज होने का, वो निकल कर आएगा ऐसा। हर रिबाउंस के बाद, अभी ऊपर से फॉल होना चालू हुआ, हाइट यहां तक मतलब 0 हो गई, उसके बाद फिर रिबाउंस हुई तो हाइट मैक्सिमम हुई, फिर रिड्यूस हुई, ऐसे करते करते हम लोग को मिल गया। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है ना, h इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया और ये t स्क्वायर, तो ये हम लोग का पैराबोलिक इक्वेशन, ये चीज निकल कर आ गई। क्लियर? और अभी हम लोग को अगर ये चीज पता चल गई तो जो v निकल कर आएगा, v क्योंकि क्या हो रही है, एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही घट रही है, तो जो v है वो GT है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी बार बार क्या हो रही है, 0 हो रही है जब भी वो अपने एक्सट्रीम्स में पहुंच रही है। क्लियर? उसकी वजह से जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए वो आगे बढ़ेगी। जैसे, क्योंकि अब देखो जो हम लोग की वेलोसिटी है जब ऊपर से नीचे आ रही होगी, क्या हो रही होगी, ऊपर से नीचे आ रही होगी। T1 टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आने में जो इसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव में। तो वो निगेटिव में एक वेलोसिटी को अटेन करेगी। ठीक है, एक वेलोसिटी को वो अटेन करेगी, और जैसे ही टकराएगी वो बॉल डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। यानी कि बॉल यहां पर थी, वो नीचे आई, यहां पर जब चली है तो उस जगह पर जो वेलोसिटी थी वो थी 0, और यहां से चलते हुए जब यहां पर आई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और ये जो फाइनल वेलोसिटी थी वो सडनली चेंज हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इस वजह से ये अपना पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इसी वजह से अब यहां पर टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ये थी वो हो जाएगी इधर, और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। इस वजह से ये जो v1 यहां पर आई वो टकराई और तुरंत इंस्टेंटली ये दूसरी जो डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, और वो वहां पर उसको रीच कर लिया। फिर वहां से वो बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो जब ये ऊपर गई, ये इस पॉइंट पर ऊपर पहुंची, ये देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से अगर हम लोग कंपेयर करें, इसको हटा दूं मैं अगर यहां से,
तो ये ठीक है, टॉप की बात हो रही है। और वहां से फिर ये जब नीचे गिरने लगी, तो जब ये नीचे गिरने लगी तो उसकी वेलोसिटी फिर चेंज होगी, और फिर ये एकदम से चेंज, जब नीचे जाके टकरा जाएगी, जब क्या होगी, जब नीचे जाके टकरा जाएगी तो ये फिर से अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेगी डायरेक्शन, और ये इधर जो होगा वो उसको अचीव कर लेगी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और यहां से ये बात निकल कर आएगी कि जो हम लोग की वेलोसिटी का ग्राफ दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, और जो कि हम लोग का हाइट का होगा वो ऐसा दिखाई देगा। क्लियर, बात समझ पे आई? और क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इस वजह से ये इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल है, वरना ये जो हम लोग की पीक्स हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी, और फाइनली एक टाइम आएगा जहां पर वो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, और हाइट भी हम लोग की जीरो हो जाएगी। यहां पर ये जो बनेगा वो बनेगा ऐसा 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 और ऐसा करते रहते एंड। क्लियर, इन इलास्टिक के केस में, जबकि यहां पर क्या है, इलास्टिक है, इस वजह से ऐसा बाउंस बैक बार बार हो रहा है। क्लियर, तो उस हिसाब से जो हम लोग का ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो, यहां पर एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, और वो जो बॉडी है उसको एक कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट पावर सप्लाई होने का मतलब उस पर कांस्टेंट वर्क हो रहा है, और कांस्टेंट वर्क होने का मतलब कि उस पर जो फोर्स है लगातार अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे बढ़ेगी, वो टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगी, वो हम लोग को देखना है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए, वही है कि पहले समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो जो कमी पड़े वो इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालते रहना है। तो देखिए, जो P है वो कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पावर होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से हम लोग के पास ये निकल कर आ गया कि V इंटू ए इज इक्वल टू P बाई एम। यहां से m डिवाइड कर दिया तो V इंटू ए हो गया और P डिवाइडेड बाई एम। अब ये जो A है, A को हम लोग लिख सकते हैं V dV बाई डी एस। ठीक है, क्योंकि जो A होता है वो होता है dV बाई dt। इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें चेंज करके, इसको लिखा जा सकता है, अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग ds बाई ds जो है यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ds बाई ds से जब मल्टीप्लाई होगा तो dV बाई dt ये हो गया। एक्चुअली इसको करने का प्रोसेस अलग होता है, मतलब मैथमेटिक्स में अगर जाए तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ds और ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अभी समझने के लिए कि ऐसे किया, तो ये अब जो होगा वो dV बाई ds हो जाएगा, और ये जो ds बाई dt है वो v बन जाएगा। ये बन गया, तो v इंटू dV बाई ds ये बन जाएगा। तो एक ही जगह पर ये हम लोग लिख सकते हैं। जब ये बन गया तो अब क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग को क्या देखना था, यही देखना है कि s कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले v निकाल लेंगे। तो जब v निकालेंगे तो देखो, क्योंकि p जो हम लोग का है वो कांस्टेंट है, तो बाकी चीजें जो चेंज हो रही हैं वो हम लोग देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये निकल कर आ जाएगा एज t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। तो जब उसको हम लोग देखेंगे तो यहां से ये चीज निकल कर आ जाएगी कि v इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेट करके हम लोग निकाला तो ये निकल कर आ गई। ठीक है, इंटीग्रेशन किया तो ये निकल कर आया, फिर उसको क्यूब था तो उसको 1/3 किया तो ये निकल कर आ गया। उसके बाद अब v को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt। v को क्या लिखा जा सकता है, ds बाई dt लिखा जा सकता है। तो जब v को हम लोग लिखेंगे ds बाई dt तो ये फिर से ऐसे निकल कर आ जाएगा इतना। और अब जो हम लोग के पास बचा वो बचा ये। ठीक है, फाइनल यहां पर बचा। तो यहां से अब ये जो है वो है 0/s, ये ds बाई ये s, ये वहां पर 1/3 इक्वल टू 0 टू t k dt, ये चीज बनी। अब यहां से होगा क्या कि ये जो हम लोग के यहां पर इक्वेशन बनी, ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी ये निकल कर आएगी यहां से इंटीग्रेशन करने में, मतलब उसको लिखने में। और जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ये निकल कर आएगा ऐसा। अब देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, s टू द पावर -1/3 इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आप कर सकते हैं। यहां से चीजें जो निकल कर आएंगी उसको मैं आगे ले रहा हूं, तो ये निकल कर आ जाएगा s और t के बीच में, ये क्योंकि हमें डिस्टेंस और t इसी के बीच में रिलेशन देखना है ना। ये जब निकल कर आ जाएगा तो s हम लोग का निकल कर आ गया क्या, 2/3 k।
कि हम लोग एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जो कि मान लिया हम लोग ने ये 3p टू द पावर 3p/m टू द पावर 1/3, बार बार नहीं बोल रहे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो इसको k मान लिया, तो ये निकल कर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 और t टू द पावर 3/2। तो जब ये चीज निकल कर आई, यानी कि जो s है वो प्रोपोर्शनल हो गया t टू द पावर 3/2। यहां से हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जहां पर क्या था कि जो s है वो प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, t टू द पावर 3/2। क्लियर। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0 strikes a stationary particle of the same mass if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy। समझिएगा बात को। The magnitude of relative velocity between two particles after collision is, फिर समझिए कि कोई एक हम लोग का कोलिनियर कोलिजन हो रहा है, यानी कि एक ही लाइन में कोई पार्टिकल्स है उनमें कोलिजन हो रहा है, जहां पर जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, v0, और दो ये जो पार्टिकल है वो आइडेंटिकल है। वो कहां से पता चला, ये लिखा ना, इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0 स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास। तो दो पार्टिकल है, इसका मास अगर m है और इसका मास भी क्या है, m है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v0 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। कितनी है, 0। इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज। हम लोग को ये बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो इन दोनों के बीच में होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ठीक, बात समझ पे आई। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है जहां पर ये दे दिया गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है 50% ग्रेटर है, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी वो इनिशियल का 150 हो गई है, 50% ज्यादा। यानी कि आपके पास 100 रुपए थे और मैंने बोला कि मेरे पास आपके रुपए से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, यानी कि आपका रुपए 100 था, उसका 50% निकला है, 50 किया, उसको 50 आपके इनिशियल में जोड़ा तो बन गया 150, यानी कि मेरे पास 150 रुपए है। ठीक है, तो इनिशियली अगर 100 थी काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल कितनी हो गई, 150 हो गई है। क्लियर। इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और ये जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई है उसको ध्यान देना है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें यहाँ पर v0 0 और फिर यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी इनकी निकल कर आएंगी वो हम लोग को बताना है। क्लियर। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये मान लें कि हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 1, और ये जो फाइनल है हम लोग का वहां पर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे दी हुई है। ठीक है, अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, बट यहाँ पर क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले दी है वही पहले लगा ले रहे हैं। तो अगर इनिशियल जो इनकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, और ये फाइनल कितनी हो गई, 150 डिवाइडेड बाई 100, मैंने बताया ना 150 हो गई फाइनली, तो ये हो गया इंटू हाफ m v0 स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि ये इनिशियली इतनी थी, इनिशियली जो थी वेलोसिटी वो थी v0 एक पार्टिकल की, यही थी ना, बिफोर कोलिजन एक पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी v0 थी और दूसरा पार्टिकल रखा हुआ था। अब दोनों के टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी बनी वो v1 और v2 बनी है, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 150 ज्यादा है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी से। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ m 0 स्क्वायर, यानी कि 0, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। ये निकल कर आ गया आफ्टर कोलिजन। इससे एक इक्वेशन ये निकल कर आई, और दूसरी हम लोग निकाल लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, जहां पर हम लोग के पास ये निकल कर आ जाएगा कि अगर इस तरीके से बॉडी है तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, m v0, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 था, और फाइनल कितना हो गया m v1 प्लस m v2। यहां से अब हम लोग के पास क्या हो गई, दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये और दूसरी ये। यहां से फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे, इनके बीच में ऐसा ये चीज निकल कर आ जाएगी कि 2v1 v2 इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, और ये देखिए v1 माइनस v2,
ये क्या है? ये है हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी, जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है वही तो है, क्योंकि इनिशियली तो v नॉट ही है, क्योंकि एक तो रुका हुआ है। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हुआ कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर जो है, इसको हम लोग के पास जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसकी हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं v1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस 4v1 v2, यानी कि ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर करो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी इसी को क्या करना है, अगर इसको a माइनस b, इसको अगर इन दोनों को रिलेट करना है तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अगर यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है हम लोग का, इसकी वैल्यू निकाल कर क्या करें, यहां पर पुट कर दें, तो ये निकल कर आ जाएगा कुछ इतना कि a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये उधर माइनस में जाएगा, तो अब इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहां पर जब पुट करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा। तो वही चीज यहां पर यूज की गई है, रिलेटिव वेलोसिटी क्योंकि निकालना था। तो हम लोग के पास देखो v1 प्लस v2, इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से। ठीक है, क्योंकि मास क्या है, हर एक पार्टिकल का सेम है, तो मास कट गया तो v नॉट इज इक्वल टू हो गया v1 प्लस v2। ये एक चीज पता चल गई हम लोग को। दूसरी v1 v2 इसकी वैल्यू निकाल ली, वो भी हम लोग ने 2v1 v2 निकाल लिया, और हमें यहां पर रखना है 4v1 v2 की जगह पर, तो 2 का मल्टीप्लाई करके जब रखेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा 4v1 v2, वो हो जाएगा 2v नॉट स्क्वायर, और वो भी कैसा, माइनस का, सॉरी माइनस वी नॉट, क्योंकि नीचे तो 2 है ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी नॉट आ जाएगा, और इसको अब पुट कर देंगे इस जगह पर। तो ये था हम लोग का कितना, यहां पर ये v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर, और यहां पर जब हम लोग करेंगे तो क्योंकि यहां पर ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर रखिएगा, यहां पर 4v1 v2 की जब वैल्यू रखेंगे तो वो है माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन गया वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2v नॉट स्क्वायर। तो v रिलेटिव जो फाइनल निकल कर आएगा वो हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो √2v नॉट। तो अब यहाँ पर बची सिंपल मैथमेटिक्स, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो ध्यान आपको कहां पर देना है, यहां पर देना है कि किस तरीके से हम लोग ने चीजें ली है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो इनिशियल का 150 गुना था। ठीक है, 150 टाइम्स भी हम लोग बोल सकते हैं, तो 150% हम लोग वो देखेंगे कि हो गई। 50% तो इंक्रीज है, 50% क्या है, इंक्रीज है, तो टोटल बना कितना, वो 150 बन गया। तो वहां से हम लोग ने इसको ऐसे निकाल लिया। क्लियर? तो ये था हम लोग का कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इतनी निकल कर आएगी। क्लियर? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा √2v नॉट। क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इस पे जो ऑप्शन है यहां पर नीचे लिखे हुए हैं बट आपको दिख नहीं रहा, तो इसके ऑप्शन पहला वाला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। क्लियर? ये आपको लगाना है। फिर उसके बाद ये है और ये लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? अब जो आज मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे कुछ। क्लियर? तो अगर आपने लगा लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा पाया तो इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और फिर भी अगर आपको किसी तरीके का डाउट आता है तो आप साथ ही ऐप के क्वेरी सेक्शन में जाके अपने वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। और जो भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको मॉक टेस्ट देना है या आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है, उस पर भी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना है, तो जो jetest.putter.ai है वहां पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं और जाकर फिर उस पर लॉग इन करके वहां पर मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सेशन था वो सही लगा होगा। तो अगले सेशन तक के लिए थैंक यू।